class students, welcome you all once again in your online classroom of History and Civics. Students, today I am going to start our new topic, new chapter, Rise of the Regional Kingdoms. And in this chapter you will learn about the rise of independent regional kingdoms, rise of Marathas under the Peshwas, emergence of Hyderabad, Bengal, Awadh and Mysore, role of Rajputs and Sikhs. First of all, students, you know that in the 7th class you read about that the decline of the Mughal Empire. The Mughal Empire was declined mainly due to the policies of the Aurangzeb, and the rulers, the emperors who the later Mughals were the weak and who lost the control over their territories. तो जो भी मीन्स उनके अंदर जो भी एरियाज थे, टेरिटरीज थे, जो लेटर मुगल्स थे, after the Aurangzeb they lost their control. So in this way the decline of the Mughal Empire led to the emergence of numerous strong regional independent and semi-independent powers who started to assert their authority. अब जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, ठीक है, जब मुगल जो एम्पायर जो नेक्स्ट लेटर मुगल्स जो थी जो वीक थी, अब उनके आने के बाद क्या हुआ, जो एरियाज के लिए जो भी इन्होंने अपने मुगल एम्परर्स ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द औरंगजेब एंड बिफोर द औरंगजेब जिन एरियाज़ के पर इंडिया के एरियाज़ के ऊपर इन्होंने अपने अपने कोई गवर्नर्स थे, मिनिस्टर्स वगैरह को अपॉइंट किया था, ओके, और कुछ एक ऐसे रूलर्स थे हु वर अपॉइंटेड who were given the authority to rule their part. So they declare their independence. तो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी. इंडिपेंडेंस डिक्लेयर का मीन क्या हुआ कि अब वो अपना एरिया, जो भी एरिया उनके अंडर था, उसको खुद ही वो कंट्रोल में करेंगे, उसका सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के अंडर होगा. अब मुगल एम्परर की उनके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी. एंड दीज एरियाज इंक्लूडेड बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर एंड द मराठा किंगडम. These powers attempted to challenge the rising British power in the second half of the 18th century. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे जो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी था, ब्रिटिशर्स जो थे उनके पावर भी धीरे धीरे राइज अप हो रही थी, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये किंगडम्स थे, दे गिव ए चैलेंज टू द ब्रिटिश पावर आल्सो. स्टूडेंट, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया इन द अर्ली 18th सेंचुरी. तो ये 1700 की स्टार्टिंग की बात है. That India was look like in this way. Firstly, जो ये आपको ऑरेंज कलर शो हो रहा है, that was under the territories under the British. तो जो ये पार्ट था हमारे इंडिया का, that is the our today's बांग्लादेश है ये, और ये वेस्ट बंगाल का पार्ट है, some part of the बिहार, आसो, उड़ीसा. तो ये कुछ एक पार्ट जो थी उस टाइम पर इन द 1700 टू 1750 दिस एरियाज वर अंडर द ब्रिटिशर्स. एंड दिस जो पिंक कलर में शो हो रहा है, दिस एरियाज वर अंडर द मेनली द अंडर अदर यूरोपियन पावर्स लाइक पोर्चुगीज एंड द फ्रेंच, एंड रेस्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर द इंडियन रूलर्स. सो व्हाइल सम रीजनल पावर्स एस्टेब्लिश्ड ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द मुगल सुजनिटी. अब देखो ऑटोनमस का मीन्स क्या होता है. ऑटोनमस का मीन होता है हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न. जब हमारे पास फ्रीडम होती है, एक रूलर के पास फ्रीडम होती है अपने एरिया को खुद गवर्न करने की, तो ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन था, बट अंडर द मुगल सुजनिटी. अब सुजनिटी का मीन्स क्या हुआ कि मीन्स एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक जो रीजन होगा वो दूसरे रीजन की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल में करेगा. मीन्स जो मुगल्स होंगे, जो भी एरियाज उनके अंडर था, जो भी ऐसे जो भी रीजनल पावर्स जिन्होंने अपना ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया वो थी, तो मीन्स उनकी जो मुगल जो फॉरेन पॉलिसी थी, मीन्स उनके किसी और किंग के साथ, रूलर के साथ रिलेशंस होंगे नहीं होंगे, दैट वन पॉलिसीज वर कंट्रोल्ड बाय द मुगल्स. तो ऐसे कुछ एक पावर्स थे, रीजनल पावर्स थे जो कि मुगल्स की सुजनिटी के अंडर थे. And some others were there who openly rebelled against the Mughals and asserted their independence. और कुछ एक ऐसे भी थे जिन्होंने टोटली मुगल्स के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया और अपने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी. मीन्स टू से कुछ एक ऐसे रूलर्स थे जो मुगल्स के अंडर रहे, अब ऑटोनमस एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे अपना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में था, बट उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स. और सम अदर्स वर देयर हु ओपनली challenged the Mughal authority and they
declare their independence. तो firstly in today's video I tell you about the Maratha Confederacy. अब देखो कॉन्फेडरेसी का मीन्स क्या होता है, एक पोलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक पोलिटिकल जब यूनियन होता है स्टेट्स का, दैट इज कॉल्ड द कॉन्फेडरेसी. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो मराठास जो थे दे emerged एज ए पावरफुल फोर्स अंडर द शिवाजी एंड हिज सक्सेसर्स. आपने शिवाजी के बारे में सुना होगा. शिवाजी वाज अ ग्रेट मराठा रूलर who established the Marathas power in India. They constantly challenged the Mughals. अब जो शिवाजी के अंडर उन्होंने जो शिवाजी जो थे उनको जो सक्सेसर्स थे उनका स्टार्टिंग से ही उन्होंने मुगल्स की अथॉरिटी को चैलेंज किया. इनफैक्ट अमंग द रीजनल किंगडम्स दे पोज्ड अ पोलिटिकल थ्रेट टू द मुगल्स. द मराठास वर प्रोबेबली द मोस्ट फॉर्मिडेबल. अब मोस्ट फॉर्मिडेबल का मीन्स क्या हुआ, दैट दे वर द पावरफुल. सबसे ज़्यादा जो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी था मुगल्स का तो दैट वर द मराठास. औरंगजेब had imprisoned Sahu, the grandson of Shivaji, in 1689. He was released only in 1707 after Aurangzeb's death. Sahu's release was marked by the War of Succession between Sahu and his aunt Tarabai and her son Shivaji too. With the help of Balaji Vishwanath, Sahu assumed the Maratha throne, and in return Sahu appointed Balaji Vishwanath as Peshwa or Chief Minister of the Maratha Kingdom in 1713. Students, here I have given you a flow chart. देखो यहाँ पर गिवन है आपको. देखो शिवाजी जो थे उनके 2 सन थे, संभाजी एंड राजाराम. ओके, संभाजी एंड संभाजी वाज द एल्डेस्ट सन. तो शिवाजी के डेथ के बाद जो थ्रोन था, जो पोजीशन थी शिवाजी की, वो मिली संभाजी को, इनके जो एल्डेस्ट सन थे. एंड संभाजी इन 1680 to 1689 इनका ओनली 9 ईयर का रूल था. एक्चुअली इन द ईयर 1689 ही वाज killed by the Aurangzeb's army. एंड जो इनके जो सन थे साहू, जो कि उस टाइम काफ़ी माइनर थे, तो उनको उनकी मदर को साहू और जो उनकी मदर को इम्प्रिजन कर लिया गया. ओके, इन 1689 साहू और उनकी मदर को इम्प्रिजन किया गया एंड दे वर रिलीज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1707. तो 1689 से लेकर 1707 तक जो साहू जो थे उनकी जो मदर थी वो औरंगजेब के ही इम्प्रिजन में थे, उनके अंदर ही जेल में थे वो. ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड जो सन थे राजाराम, अब उनको रूलिंग पावर मिली जब संभाजी की डेथ होगी या साहू जो है उनको कैप्चर कर लिया गया. तो राजाराम जो थे 1689 से लेकर 1700 तक इनका रूल था. आफ्टर डेथ ऑफ हिज ब्रदर ही ऑक्युपाइड द थ्रोन. उसके बाद राजाराम की डेथ के बाद जो उनकी वाइफ थी ताराबाई, शी टुक ओवर द पोजिशन. उन्होंने कंट्रोल अपने हैंड में लिया, क्योंकि इनका जो सन था वो भी अभी माइनर था. शिवाजी टू वाज हियर, बट उनको ऑफिशियली इन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट ही इज द नेक्स्ट सक्सेसर. तो 1700 से लेकर 1707 तक शिवाजी टू जो थे उन्होंने रूल किया एज ऑन द मीन्स एज ए रिजेंट एज ए ऑन द बिहाफ ऑफ हर मदर. जो एक्चुअली में मेन जो पावर थी वो उनकी मदर के हैंड में थी, बट ऑफिशियली he has the authority to rule the Marathas Confederacy. बट जब देखो इनको रिलीज किया गया 1707 में, जब इनको रिलीज किया गया 1707 में साहू को, तब साहू ने बालाजी विश्वनाथ जो कि एक उनको बाद में इनको पेशा भी डिक्लेयर कर दिया गया, एक बालाजी विश्वनाथ जो थे उनकी हेल्प से इन्होंने अपनी जो पोजीशन थी वो वापस ली शिवाजी टू से. ओके, तो इन दिस वे जो बालाजी विश्वनाथ थे साहू व्हेन ही ऑक्युपाइड द थ्रोन देन ही अपॉइंटेड बालाजी विश्वनाथ एज अ पेशवा. तो उनको एक पेशवा की पोजीशन मिली. पेशवा मीन्स चीफ मिनिस्टर ऑफ द मराठा किंगडम. तो उनको चीफ मिनिस्टर की पोजीशन जो थी वो उनको मिली बालाजी विश्वनाथ को इन द ईयर 1713. तो दिस इज द सक्सेसर स्टोरी ऑफ द साहू एंड हिज सन. उसके बाद था नेक्स्ट हमारा राइज ऑफ द पेशवास. अब जो पेशवा जो थे, अब देखो जब साहू जो थे वो एक मराठा थे, पहले मराठास के पास पावर थी, बट जब बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने अपॉइंट किया तब जो मेन जो पावर थी वो किसके हैंड में आ गई, इट वाज अंडर द हैंड ऑफ द पेशवास. साहू वाज ए वीक रूलर. अब देखो जो साहू जो थे वो एक वीक रूलर थे एंड हु कुड नॉट कंसोलिडेट द मराठा किंगडम. Gradually, the effective control over the kingdom fell into the hands of the बालाजी विश्वनाथ. जो कंट्रोल जो था किंगडम का वो अब किसके हैंड में आ गया, बालाजी विश्वनाथ के हैंड में. दिस वाज अ
स्टार्ट ऑफ द पेशवा एरा इन मराठा हिस्ट्री। अब देखो रूल कौन कर रहा है मेन, वैसे तो देखो पोस्ट किसकी थी मेनली, दैट वाज द मराठास। मराठा का ही था, सारा का सारा किंगडम जो था वो मराठास का था, बट जो रियल पावर जो थी दैट वाज इन द हैंड ऑफ द पेशवास। एज ए पेशवा wielded real power, the Maratha kingdom was reduced to a mere figurehead of the kingdom। तो जो मराठा जो किंग थे वो ओनली एक फिगरहेड थे, अदरवाइज जो रियल पावर थी इट वाज द हैंड ऑफ द पेशवा। तो बालाजी विश्वनाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल बालाजी विश्वनाथ वाज द फर्स्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ द हेरिडिटरी पेशवास। हेरिडिटरी मीन्स कि इनके आगे इनकी डेथ के बाद इनका जो सन होगा वो आगे पेशवा बनेगा। अदरवाइज क्या था पहले पेशवा की पोजीशन और इट वाज ऑन द बेस्ड ऑफ द स्किल। नाउ ये क्या था, इट वाज द हेरिडिटरी पोस्ट। नाउ ही कंसोलिडेटेड द मराठा पावर, ही restored the territories which were once part of the Shivaji's kingdom but conquered by the Aurangzeb। अब देखो जो मीन शिवाजी ने पहले जो टेरिटरी शिवाजी के अंडर थी उसको दोबारा से ही ब्रॉट बैक द टेरिटरीज, उन टेरिटरीज को उसने वापस वन किया थ्रू द वॉर, जो कि औरंगजेब ने शिवाजी के किंगडम के टाइम पर विच वॉज कंकर्ड बाय द औरंगजेब। सो बालाजी विश्वनाथ ब्रॉट बैक दैट टेरिटरीज इन द मराठा एम्पायर। He also obtained the right to levy Choth and Sadeshmukhi of 6 Mughal provinces in the Deccan। अब देखो क्या था, चौथ एंड सदेशमुखी वाज 2 टाइप ऑफ टैक्स, ये एक्चुअली टैक्स थे, 2 टाइप के टैक्स थे ये। चौथ वाज अ 1/4, चौथ का मीन्स क्या होता है 1/4 पार्ट। जो 1/4 पार्ट था ऑफ द प्रोड्यूस इट वाज टेकन बाय एज अ टैक्स बाय द मराठास इसको कलेक्ट करते थे एज अ टैक्स। 1/4 पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस as a tax was collected by them। and Sadeshmukhi क्या था, it was an additional 10% tax charged by them। एक additional 10% tax था जो कि चार्ज करते थे मराठास from the 6 Mughal provinces in the Deccan। In 1719, Balaji Vishwanath helped the Sayyid brothers to overthrow the Mughal Emperor Farrukhsiyar in Delhi। अब देखो 1719 में फारूखसियर था वो दिल्ली में, मुगल एम्पर था, तो बालाजी विश्वनाथ ने सैयद ब्रदर्स की हेल्प की। अब देखो सैयद ब्रदर्स कौन थे, ड्यूरिंग द 1770 to 1720 नियरली 4-5 years जो देखो मेन पावर थी मुगल एम्पर में, मुगल्स में, दैट वाज अंडर द हैंड ऑफ द सैयद ब्रदर्स। ये बेटा 2 ब्रदर्स थे, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान। और जो फारूक एंड दे वर द किंग मेकर्स, वो उस टाइम पर किंग मेकर्स थे, मीन्स इनकी हैंड में इतनी पावर थी किसी को भी वो किंग बना सकते थे, किसी को भी उसकी पोजीशन से रिमूव कर सकते थे, किसी को भी ओवरथ्रो करने की भी कैपेसिटी थी इनमें। और इनको जो फारूखसियर के बाद में जो मोहम्मद शाह जो नेक्स्ट मुगल एम्पर आए तो उन्होंने अपने स्ट्रेटजी से इन दोनों को ही मरवा दिया था। ओके, तो एंड दिस इज ऑल अबाउट द बालाजी विश्वनाथ। सेकंड इज बाजीराव फर्स्ट। अगर स्टूडेंट्स आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है तो दैट इज बिलोंग टू दिस बाजीराव फर्स्ट। जो बाजीराव मस्तानी मूवी है वो इनसे ही बिलोंग करती है, इनके लाइफ का एक पार्ट को शो किया गया उस मूवी में। After Balaji Vishwanath's death in 1720, his son Bajirao first succeeded him as Peshwa। तो उनके बाद बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव जो फर्स्ट थे he became the Peshwa। he was a brilliant military strategist। तो एक मिलिट्री काफ़ी अच्छी टैक्टिक्स इन्होंने अपनी यूज़ की। एंड ड्यूरिंग हिज रेन फ्रॉम 1720 to 1740, तो 20 years का इनका टाइम पीरियड था। बालाजी फर्स्ट ट्रांसफॉर्म द मराठा किंगडम इनटू एन एम्पायर। तो मीन्स जो मराठा किंगडम था उसको ट्रांसफर कर दिया एम्पायर में। अब बहुत बड़ा जो एरिया था वो इनके अंडर था। ही परस्यूड एन एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। तो इन्होंने फॉलो की एक्सपेंशनिस्ट का मीनिंग क्या होता है कि अपने एम्पायर को, अपने एरिया जो भी एरिया इनके अंडर है उसमें और एरिया एडअप कर दिया ना थ्रू द वॉर। तो इन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की एंड इज क्रेडिटेड फॉर एक्सपेंडिंग द मराठा एम्पायर by capturing द मालवा, सदरन गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ द बुंदेलखंड। तो ऐसे कुछ एरियाज थे जो इन्होंने अपने मराठा एम्पायर में ड्यूरिंग दिस टाइम मराठा एम्पायर में इन्होंने अडॉप्ट किया। ही नेक्स्ट सेल्स्टे एंड द बसीन फ्रॉम द पोर्चुगीज। तो पोर्चुगीज के अंदर जो सेल्स्टे एंड बसीन था उसको भी इन्होंने नेक्स्ट किया। It was during this time that the Marathas families of Gaikwads of Baroda, Holkars of Indore, Sindhias of Gwalior, Bhonsles of Nagpur came into prominence। अब स्टूडेंट्स ये क्या था, पहले मैंने आपको बताया हम बात कर रहे थे मराठास के बारे पे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेशवास। ठीक है, तो जो मराठास जो मराठास फैमिली थी, मीन जो साहू जो थे उनके जो आगे जो सक्सेसर्स थे
जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने जो एरियाज उन्होंने मुगल से कैप्चर किया था, जो मुगल से कैप्चर किया एरिया उसको फैमिली मेम्बर्स मराठा फैमिली मेम्बर्स में आपस में डिवाइड कर लिया। तो जो बड़ौदा का एरिया था वो किसके अंडर था? गायकवाड्स के अंडर। इंदौर वाज अंडर द होलकर्स, ग्वालियर वाज अंडर द सिंधियाज एंड नागपुर वाज अंडर द भोंसलेस। The territories captured from the Mughal Empire were divided among these families, and these families enjoyed relative autonomy over their reas. तो relative autonomy means जो भी इनके एरियाज इनके अंदर था वहाँ पर इनका खुद का कंट्रोल था, and they look after the administration of their own area. The Marathas thus emerged as a loose confederacy, तो एक loose confederacy थी जो कि यूनाइटेड नहीं थी, और आपस में बेटा इनकी आपस में ही प्रॉब्लम जो हुई, आपस में इनकी जो प्रॉब्लम हुई दैट वाज मेन रीजन विच लेड टू देयर डिक्लाइन एंड अंडर द ऑफिशियल लीडरशिप ऑफ द पेशवा। बट इनकी जो लीडरशिप थी वो पेशवा की हैंड में थी, दैट वाज एट द टाइम वाज बाजीराव फर्स्ट। नेक्स्ट इज द थर्ड सक्सेसर वाज द बालाजी बाजीराव। Bajirao first was succeeded by his son Balaji Bajirao, he was called Asghar Nana Sahib in 1740. He was appointed as Peshwa by Sahu. तो साहू जो थे, जो मराठा चीफ थे उस टाइम पर, उन्होंने साहू ने इनको अपॉइंट किया एज अ पेशवा। When Sahu died in 1749, Balaji Bajirao became the official head of the Marathas. तो साहू के डेथ के बाद जो पावर जो सारी की सारी थी ऑफिशियल भी जो थी दैट वाज केम था बालाजी बाजीराव हेड्स। बालाजी बाजीराव शिफ्टेड द मराठा कैपिटल फ्रॉम सतारा टू पूना। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो कैपिटल थी मराठास की वो सतारा से उन्होंने पूना शिफ्ट कर ली। ही अंडरटुक 6 एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशंस के मीन्स क्या होता है? वॉर की मीन्स जो एक हम जर्नी करते हैं वॉर के लिए, एरियाज को आगे अपने अंडर कैप्चर करने के लिए। सो ही अंडरटुक 6 एक्सपीडिशन टू बंगाल फ्रॉम 1741 टू 1748। तो इस ईयर्स में इस टाइम पीरियड में उन्होंने 6 टाइम अटैक किया बंगाल के ऊपर एंड अनेक्स उड़ीसा। ही आल्सो एक्सपेंडेड मराठा बॉर्डर्स टू दिल्ली एंड पंजाब। तो दिल्ली पंजाब की तरफ भी उन्होंने अपना जो बॉर्डर एरिया था वो एक्सपेंड किया अंडर हिम। द मराठास बिकेम द विचुअल पावर बिहाइंड द मुगल थ्रोन। तो मुगल्स के थ्रोन के पीछे जो पावर थी वो मराठास की थी। द कंक्वेस्ट ऑफ पंजाब ब्रॉड द मराठास इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली स्टूडेंट्स, अगर आपने पानीपत मूवी जो लास्ट ईयर रिलीज हुई है नहीं देखी है, सो प्लीज मस्ट वॉच पानीपत मूवी टू बेटर अंडरस्टैंड दिस बालाजी बाजीराव कंसेप्ट। तो अहमद शाह अब्दाली जो था ही वाज अफगान जनरल। तो जब इन्होंने पंजाब को कैप्चर किया मराठा से, तो ये डायरेक्टली अफगान के जो बालाजी दैट वाज अहमद शाह अब्दाली के कॉन्टैक्ट में आई है। एंड द टू साइड्स फॉर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। तो इन दोनों साइड्स के बीच में फाइट हुई। Third battle of Panipat, it was called the third battle of Panipat, which was fought in the year 1761. It was held between the Marathas and the Ahmad Shah Abdali, where the Marathas army was decisively defeated by the Abdali's force. अब इसमें मराठास को एक हार मिली अब्दाली की फोर्सेस के हैंड से, एंड दे नेवर रीगेन देयर प्रेस्टीज। जो मराठा जो थे उनको वापस अपनी वो ग्लोरी, वो प्रेस्टीज, वो पोजीशन वापस नहीं मिली। The crushing defeat at the Panipat shattered all Marathas' hope of establishing a mighty empire replacing the Mughals. तो यहाँ पर जिनको डिफीट मिली तो उनका जो एक ड्रीम था कि हम मुगल्स को ओवरथ्रो करके हम खुद जो है माइटी एम्पायर जो है हम अपना वो सेटअप करेंगे इन द इंडिया, वो जो उनका ड्रीम था वो शटर्ड हो गया। एंड दिस पेव्ड द वे फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू गेन ग्राउंड इन इंडिया। अब देखो जो अहमद शाह अब्दाली था वो उसका मेन मोटिव क्या था? टू गेन द वेल्थ ऑफ इंडिया। अब जो उसको वेल्थ मिली है ही रिटर्न बैक। अब यहाँ पर जो था पोजीशन क्या हुई इस टाइम पर, जो हमारे जो मुगल्स थे वो वीक हो चुके थे, मराठास डिफीट हो चुके थे, उनके पास पावर नहीं थी। तो इससे रास्ता किसको मिला, किसको वे मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को, टू एस्टैब्लिश द रूल ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड बाय ऑल ऑफ यू।